जय हिंद, नमस्कार। मेरे उन सभी भाई बहनों को जिन्होंने एक सपना देखा हुआ है इस बार एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने का, जिन्होंने सपना देखा हुआ है एक सरकारी नौकरी पाने का। और ये सपना सिर्फ उनका सपना नहीं है, इस सपने में बहुत सारे सपने समाहित हैं। इसमें शायद मैं अगर सही कह रहा हूँ तो समाहित हैं हमारे माता पिता के सपने, जो हमेशा सिर्फ ये सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा भी सेलेक्ट हो जाए। समाहित हैं शायद छोटे भाई के सपने, जो ये देखता है कि हाँ यार मेरे बड़े भाई कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। उसको एग्जैक्ट समझ नहीं आता कि भैया क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ इतना पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और घर परिवार के हर एक सदस्य को एक मेहनती बच्चे से हमेशा उम्मीदें होती हैं, तो मतलब वो उम्मीदें ही एक सपने का रूप हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके सपने में उन सभी के सपने समाहित हैं, और उसको पूरा करने के लिए आप दिन रात बिल्कुल भरजोर मेहनत कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, यही समय है, यही मौका है। एक सवाल कल की क्लास से लिख देता हूँ, तब तक मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, आप तब तक जुड़ेंगे। तो कल हमने बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी की। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए, जो विद्युत फ्यूज है, एक अच्छा सवाल मैं आज आपसे पूछता हूँ। विद्युत फ्यूज जो होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज, मुझे आप ये बताइए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो गलनांक होता है, विद्युत फ्यूज का गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? उच्च होता है या निम्न होता है? ये बताइए। हाई होता है या लो होता है? हाई और लो। एक अच्छा सवाल मैंने आपसे आज ये पूछा है, आसान सवाल नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि जिन भाई बहन का रिवीजन होगा वही इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो मैं बात कर रहा था मेहनत करने की, तो अवश्य ही आपको मेहनत करनी चाहिए। यही एक समय है कि जिसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जितने घंटे आप पढ़ सकें पढ़ सकते हैं। एक उम्र के बाद पढ़ाई से लगाव हट जाएगा, शरीर की क्षमताएं भी उतनी नहीं रहेंगी कि आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। आज शायद 4 घंटे में थकान होती है, तो आगे चलकर आपको घंटे 2 घंटे में थकान होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई अभी जो समय है ना, इसको पूरी ताकत लगा दो। कम से कम अपने आप को ये गिले शिकवे खुद से ना रहें कभी कि मैं थोड़ा और कर लेता तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। बिल्कुल ये नहीं, अपने साथ लेकर चलना है। तो बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर है लगभग हमेशा की तरह 99% भाई बहनों का सही आंसर। और वहीं 1% बच्चे तो आंसर गलत करेंगे ही, ताकि उन्हें लगता है कि यार इतने बढ़िया आंसर करेंगे तो क्लास को नज़र लग जाएगी, हमारी तैयारी को नज़र लग जाएगी अगर हम बिल्कुल सब सही सही आंसर करें। बाकी सबने बढ़िया आंसर बताया और कहते हैं कि ये क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कैसा होता है? लो होता है, हाई नहीं होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। चलिए भैया, कल हमने विद्युत फ्यूज वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। तो हेडिंग कल हमने यही डाली थी, मैग्नेटिज्म। और हमने कहा था कि मैग्नेटिज्म चैप्टर को हम कल नए सिरे से शुरू करेंगे। अब देखो, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बात पे हाँ या ना कहना कि चुंबक के केस में एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि आखिर ये चुंबक है कितने तरह की। क्यों भैया? कोई तो बता जाता है कि स्पीकर की चुंबक चुंबक है, कोई कह देता है कि पृथ्वी एक चुंबक है, वहीं कोई आया उसने कहा कि तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये एक चुंबक है, वहीं किसी ने कह दिया कि पृथ्वी में से ना कुछ पत्थर मिलते हैं वो एक चुंबक है। ये बड़ी सारी, ये बड़े सारे डाउट हैं, बड़े सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो एक चुंबक को लेके रहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कभी हमें आज तक यही समझ नहीं आया कि आखिर इनमें से कौन सा गंगाधर शक्तिमान है, भाई कौन सी चुंबक चुंबक है, ये समझ में नहीं आता है। आओ एक बार देख लेते हैं कि कौन सी चुंबक वास्तव में मैग्नेट होती है, कौन सी चुंबक चुंबक होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 4 तरह के चुंबकों के बारे में बात करूंगा, और आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर में कौन सी चुंबक किस तरीके से होती है। आओ जरा एक बार वन बाय वन पढ़ें। तो शुरुआत करते हैं। ये बात है किसी विदेश, मतलब किसी फॉरेन कंट्री की, किसी बाहर के देश की बात है। वहाँ पे एक गडरिया था, और वो गडरिया अपनी भेड़ चराने पहाड़ों पे जाता था। अब पहाड़ों पे पैरों को जमाए रखने के लिए उसने क्या कर रखा था, अपने जूतों में ना छोटी छोटी कील गाड़ रखी थी लोहे की। तो एक दिन उसको दूसरे तरह के पहाड़ पे जाना था, क्योंकि जिस पे वो लगातार जा रहा था वहाँ घास खत्म हो गई थी, तो वो अपनी भेड़ों को लेके दूसरे पहाड़ पे गया। तो उसने एक पत्थर पर पैर रखने से महसूस किया कि पत्थर उसके जूते में लगी हुई कीलों को चिपका रहा है, यानी कि मुश्किल से छोड़ रहा है, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है उसको छोड़ने में। तो उसको लगा यार इस पत्थर में कुछ तो है, वो उसे अपने गांव में लेके आ गया।
और गांव में उसने सबसे ज़्यादा समझदार, एक बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो सबसे ज़्यादा समझदार को बात ये दिखाई, और वो थे थेल्स। उनका नाम था थेल्स। थेल्स कोई वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। फिलोसफर वो होते हैं जो ये ये बातें करते हैं कि भाई इस दुनिया में है क्या, इस दुनिया में भगवान है या नहीं है, इस तरह की बातें जो करते हैं वो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं। तो उनको दिखाई, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा बाबा देखना ऐसे ऐसे बात है, ये मेरे पैर से ना कील कील को चिपका रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये है चुंबक पत्थर। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि ये पत्थर जो है चुंबक है, उसका नाम दिया चुंबक पत्थर। तो इंग्लिश में बाद में आके उसको बोला गया लोड स्टोन। तो सबसे पहले सवाल आता है, ये चुंबक कहाँ से मिली हमें प्रकृति से? तो सबसे पहले तरह की चुंबक है हमारी, जिसका नाम है प्राकृतिक चुंबक, यानी कि नेचुरल मैग्नेट। सबसे पहले तरह की चुंबक है नेचुरल मैग्नेट। अब देखिए, हम केवल उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहां से सवाल बनेगा। भाई ये कहानी थोड़ी लिखेंगे, सवाल बनेगा कि सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की। तो भैया देखो, करी तो गडरिया ने थी, लेकिन श्रेय जाता है सर थेल्स को। तो आप कहेंगे थेल्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दार्शनिक थे, इन्होंने प्राकृतिक चुंबक की खोज की। अब सवाल आएगा, ऑप्शन आएंगे कि इनमें से कौन एक चुंबक नहीं है। एक ऑप्शन उनमें यह भी होगा, चुंबक पत्थर। तो एक भाई को लगेगा कि यार पत्थर कैसे चुंबक हो सकता है, जबकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो पत्थर चुंबक की तरह काम करता है, जो प्रकृति से सीधा सीधा हमें मिलता है, और उसे बोला जाता है चुंबक पत्थर। ठीक, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लोड स्टोन। तो प्राकृतिक चुंबक से सिर्फ आपसे इतनी बातें पूछी जाएंगी। अगर आप लोड स्टोन देखना चाहते हैं तो मैं अवश्य आपको लोड स्टोन दिखाई देता हूँ। फायरफॉक्स इंस्टॉल हो रहा है, कोई बात नहीं, क्रोम में चला लेंगे। लोड स्टोन, वे क्रोम भैया तुम काय को नाराज हुए, चलो। लोड स्टोन, देखो ये होता है आपका प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चुंबक। आप देखो ना, एक पत्थर है और इस पत्थर ने कैसे कीलों को चिपका रखा है बढ़िया तरीके से। खुल जाओ भाई खुल जाओ, ये होता है आपका लोड स्टोन। आपको शायद यहीं दिख रहा होगा, ये देख लो, ये है आपका लोड स्टोन। ठीक है, ये जो पत्थर आपको इधर नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम चुंबक पत्थर। ठीक, तो चुंबक, प्राकृतिक चुंबक से केवल इतने ही सवाल हमसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कहीं कुछ भी हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, जो प्राकृतिक चुंबक है ना, ये जो पत्थर है, इसको हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे गोल चुंबक बनानी है, तो इसको मोड़ोगे तो मुड़ेगा ही नहीं, ये तो टूट जाएगा। तो और चुंबक पत्थर भारी भी बहुत होती है। भाई मान लो इस फोन में चुंबक लगनी है, मेरे फोन में चुंबक लगनी है, आपके में चुंबक लगनी है। अब ये तो भारी इतना है, उस फोन का वजन ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर बहुत सारी चुंबक लगानी पड़ जाए, तो इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में चुंबक को कहाँ देखते हो? आप स्पीकर देखो, उसमें चुंबक लगी है। आप मोटर देखो कोई भी, और मोटर तो हर जगह है। भाई पंखा उठाओ, कूलर उठाओ, पानी उठाने की मोटर उठाओ, आपने सीपीयू में जो पंखा लगा है इसमें मोटर है, जनरेटर उठाओ, इन सभी में चुंबक लगी हुई हैं। तो वो चुंबक कौन सी हैं? उन चुंबकों को इंसान बनाता है, और इंसान के द्वारा बनाई गई चुंबक को कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो दूसरे तरह की चुंबक वो हैं जिन्हें इंसान बनाता है, इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि कृत्रिम चुंबक। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक। अब सवाल यहां से क्या उठता है कि कृत्रिम चुंबक किस मटेरियल की बनाई जाती हैं? तो आप कहोगे जी कृत्रिम चुंबक बनाई जाती हैं, कृत्रिम चुंबक का मटेरियल है, आप ट्रिक याद रखो, अल नी को। अल नी को किसने बनाई? भाई एक विशेष व्यक्ति का नाम इसमें नहीं आता। ये आर्टिफिशियल तो मतलब बहुत सारे लोगों ने बनाई, एडवांसमेंट आज भी इनमें होते रहते हैं। यश बाबू, आई वाला चैप्टर इसके बाद करेंगे। तो अल का मतलब क्या है? अल का मतलब है एल्यूमिनियम। अल का मतलब है एल्यूमिनियम। अल का मतलब है एल्यूमिनियम। एन आई का मतलब है निकिल। एन आई का मतलब है निकिल। और सी ओ का मतलब है कोबाल्ट। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, अच्छा साथ में एक और चीज याद रखना कि स्टील, स्टील की भी कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है। सवाल आएगा
निम्न में से किस धातु की कृत्रिम चुंबक नहीं बनाई जा सकती है? आप कहोगे भैया एल्यूमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है, प्लास्टिक है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट की तो बन सकती है, प्लास्टिक की चुंबक नहीं बन सकती है। ठीक है जी, चलो। तो ये हो गई आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के इस्तेमाल कहाँ हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। देखो, इसके बारे में हमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें कोई चुंबक के बारे में पीएचडी थोड़ी करनी है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। उससे पहले ये जान लो कि और चुंबक के कितने संभावित तरीके हैं। अब एक चुंबक आपकी आती है जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको बड़े अच्छे से समझना आप। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है समझो। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है ओरस्टेड। यहां से सवाल पूछा जाता है। एक वैज्ञानिक हैं आपके जिनका नाम है सर ओरस्टेड। तो सर ओरस्टेड ने एक बड़ी ही मजेदार बात देखी। सर ओरस्टेड ने क्या पाया, उन्होंने एक तार लिया, एक वायर लिया, ये आपका एक चालक तार लिया, ये है आपका एक चालक तार वायर। उसमें इन्होंने धारा प्रवाहित कराई, आई। आई क्या है? धारा, यानी कि करंट। और करंट प्रवाहित कराने के बाद उन्होंने देखा कि ये तार लोहे को या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता है, यानी कि इस तार के अंदर चुंबक का गुण आ गया है। फिर उन्होंने इसमें से करंट को हटा के देखा, यानी बैटरी हटा ली, करंट हट गया, तो फिर इसके अंदर चुंबक का गुण नहीं बचा। यानी कि उन्होंने देखा कि अगर किसी चालक तार के अंदर तुम धारा प्रवाहित कराओ, करंट फ्लो कराओ, तो वो भी चुंबक की तरह काम करने लगता है। भाई कैसे करता है इस बात पे हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि विद्युत धारा की वजह से किसी तार, कोई तार चुंबक की तरह काम करने लगता है। विद्युत धारा की वजह से कोई तार चुंबक की तरह काम करने लगता है, मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और ये बात हमें किसने बताई है? ओरस्टेड साहब ने बताई है। और ये तब तक रहेगी, इसमें चुंबक का गुण तब तक रहेगा जब तक कि इसके अंदर धारा रहेगी। धारा हटा लोगे ये हट जाएगा। सिर्फ आपको इतनी सी बात लिखनी है। ठीक है जी, तो यहां तक सबको समझ में आया? एक बार बताएंगे कि हाँ भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीन तरीके से हमने चुंबक देख ली। अब देखो, एक तरह की चुंबक और बचती है। एक तरह की चुंबक और बचती है। अब देखिए ये क्या चुंबक है। ये हो गई आपकी तीन तरह की चुंबक। एक तरह की चुंबक और है, और ये चुंबक है आपकी, ये चुंबक है आपकी पृथ्वी। तो आप कहोगे पृथ्वी एक चुंबक। पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है। अर्थ, अर्थ एज अ मैग्नेट। पृथ्वी खुद अपने आप में एक चुंबक है। पहले जरा यहां तक बताइए कि हाँ जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बड़ा लिखना है। दरअसल क्या है ना कि मुझे ये चारों चीज़ें थोड़ा सा एक ही स्लाइड पे कवर करानी थी, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है। मैं अगली स्लाइड से थोड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दूंगा। बाकी आपको किसी भी शब्द में अगर समस्या है तो आप मुझसे पूछ लो। मैंने थोड़ा सा छोटा है इसलिए लिखा क्योंकि मुझे चारों चीज़ें ना एक ही स्लाइड पे लानी थी, उससे कंपैरिजन हो जाता है। अगर दो चीज़ यहाँ लिखता, दो चीज़ आगे, तो समझ में हो जाता। अगली स्लाइड से थोड़ा बड़ा लिख दूंगा। आपको किसी किसी पर्टिकुलर शब्द में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं उसको बता देता हूँ। एक बार मैं सारा पढ़ देता हूँ। यह है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, थेल्स, थेल्स चुंबक पत्थर, लोड स्टोन। आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक, सॉरी हीटिंग नहीं, सॉरी सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इसको लिखो मैग्नेटिक। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओरस्टेड चुंबक, मैग्नेट, धारा, करंट। और ये है पृथ्वी एक चुंबक, अर्थ एज अ मैग्नेट। ठीक है, चलो। कुछ नहीं समझना है आपके स्तर पे। आप जब ये कहते हैं कि समझ नहीं आया, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं। कुछ समझना नहीं है आपके स्तर पे, आपके स्तर पे याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई साहब एक पत्थर मिलता है प्रकृति में, उसके पास चुंबक का गुण होता है, उसे हम लोड स्टोन कहते हैं। उसके बारे में सबसे पहले थेल्स ने, सर ने बताया। इसमें कुछ समझने का है नहीं, याद रखना है। फैक्ट है ना, फैक्ट है कि भाई चुंबक पत्थर की खोज किसने करी जी? थेल्स साहब ने करी। समझना है ही क्या?
दूसरा उठाइए, कृत्रिम चुंबक क्या है? कई कृत्रिम का मतलब तो सब जानते हैं, आर्टिफिशियल का, जिन्हें इंसान बनाता है। सवाल आएगा किस मटेरियल की बनी होती हैं, किस धातु की बनी होती हैं? तो भैया जी ये बनी होती हैं आपकी एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये भी याद रखना है। ये ऑरस्टेड साहब ने बताया कि विद्युत धारा की वजह से किसी चालक में चुंबक उत्पन्न हो जाती है। मैं इनकी डेफिनेशन अगली स्लाइड पे लिखवाऊंगा। अभी सिर्फ हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि चुंबक कितने तरीके की हो सकती है, ठीक है। मैं इनकी डेफिनेशन भी 1 बाय 1 लिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए। अब देखिए, पृथ्वी एक चुंबक। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गिलबर्ट, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गिलबर्ट। अब गिलबर्ट साहब एक पुस्तक लिखते हैं। देखो, मैं आपको कहानी के रूप में उन सारे तथ्यों को जोड़ के बता रहा हूं जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन बनता है। मैं इनकी और डेफिनेशन भी लिख दूंगा। तो गिलबर्ट साहब एक पुस्तक लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं गिलबर्ट साहब, और इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी बुक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है द मैग्नीटे। मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं किताब का नाम, द मैग्नीटे। इंग्लिश हिंदी दोनों में, अगर मुझसे तुम व्हाट्सएप वाली हिंदी लिखवाओ तो मैं ऐसे लिखूंगा द, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीटे, द मैग्नीटे। द मैग्नीटे गिलबर्ट साहब ने एक किताब लिखी जिसमें ये कहते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है, अर्थ एक मैग्नेट है। मैं 1 बाय 1 सबको बता दूंगा, एक बार फिर से, पहले समझ लो सारे, फिर से मैं एक बार सबको बता दूंगा कि पृथ्वी एक चुंबक है। अब एक भाई सोचेगा कि हाँ, है पृथ्वी एक चुंबक, अगर मैं इस चीज को फेंकूं तो पृथ्वी उसको खींच लेगी, लेकिन ये पृथ्वी के चुंबक के गुण की वजह से नहीं होता है। देखो, पहली बात तो ये सीखो, चुंबक खाली लोहे की वस्तुओं को या लोहे से बनी वस्तुओं को खींचती है ना भैया। स्टील अभी खींच ले, अरे बाबू, स्टील लोहे का ही एक रूप है, लोहे से ही स्टील बनता है। तो पृथ्वी या कोई भी चुंबक होगी, इनमें से कोई भी चुंबक हो, वो सिर्फ और सिर्फ लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को खींचेगा। क्या ये लोहे से बना है? नहीं। भाई सेब गिरा रहे हो पृथ्वी तो उसको भी खींच रही है, क्या सेब लोहे का बना है? नहीं, सेब लोहे का नहीं बना हुआ है। तो वो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुण की वजह से खींचा जा रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण का मतलब होता है, अगर तुम पृथ्वी के पास, पृथ्वी, भैया मैं कैसे मानूं पृथ्वी एक चुंबक है? देखो, तुम क्या करो, पृथ्वी के पास एक चाकू रख दो, अंदर उसमें गाड़ दो, और 10 दिन बाद निकालो, तुम्हें लगे तुम उस चाकू से सिक्का चिपकाओगे ना, तो वो सिक्का चिपक जाएगा। और ऐसा तब होता है जब एक चुंबक के पास दूसरी चुंबक रखी जाती है, एक चुंबक के पास कोई लोहे की वस्तु रखी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है। तो पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण विद्यमान है, कैसे है, क्यों है, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से एक बार इनको लिख रहा हूं, अगर आपको लिखने के बाद ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। देखो, मैं लिखूंगा किसको, ना तो इसको लिखा जाएगा ना इसको, मैं इसको लिख देता हूं, तीसरे नंबर पॉइंट को लिख देता हूं नोट डाल के। आप लिखो कि ऑरस्टेड ने बताया, ऐसे लिख लो, इसकी लैंग्वेज में लिख लो पूरा, ऑरस्टेड ने बताया, ऑरस्टेड ने बताया कि किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस चालक में, उस चालक में चुंबक का गुण आ जाता है, उस चालक में चुंबक का गुण आ जाता है। यानी कि ऑरस्टेड स्टेट्स दैट, ऑरस्टेड states that if a current is flowed, if a current is flown, लिखो, if a current is flown in a conductor, in a conductor, then it possess, it possess property of magnet, कि भाई ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी को दिखाने लगता है। अब बताओ जरा, अब भैया किसको समझ नहीं आया? आयरन को क्यों करती है? देखो भाई, मैं आपकी भावनाओं की ना हमेशा कदर करता हूं, ये क्यों का जवाब जो है ना, इसको देने के लिए
मुझे बहुत सारा समय चाहिए, उतना समय हमारे पास नहीं होता है। और बुरा मत मानिएगा कि आप लोगों ने जो जितनी पढ़ाई करी है, उसके आधार पे उसको समझ पाना भी मुश्किल है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊँ, तो मुझे एक क्लास इसी में लग जाएगी कि वो केवल लोहे को ही क्यों खींचता है, प्लास्टिक को क्यों नहीं खींच लेता। तो मेरे हिसाब से हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो चीज़ पेपर में ना आए उसके लिए हम 1 घंटा दें। तो अभी मैं माफ़ी चाहूँगा, आप अपनी उत्सुकता के लिए कभी बाद में पूछ लेना, पहले सिलेक्शन ले लो। आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के बाद मुझसे कभी पर्सनली पूछ लेना, मैं आपको 1 घंटा बिठा के समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो एग्ज़ाम में तो आएगी नहीं। अब बताओ, नोट हो गया हो तो फिर मैं पीछे चल के आपको एक बार फिर से सारी चीज़ों को दोबारा बता दूँगा। एक बार नोट हो गया, बस इतना बता दो नोट हो गया, फिर मैं आपको पीछे से सारी चीज़ें समझाऊँगा। हिमांशु बाबू, क्वेश्चन भैया दोनों लैंग्वेज में होता है, सारी लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन, चिंता मत करिए। बिजली के तारों में नहीं होता है चुंबकत्व, प्रवीण बिल्कुल होता है, 100% होता है। लेकिन आप उसको पहचानोगे कैसे? क्या आप बिजली के नंगे तार के पास लोहे की चीज लेके जाओगे तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी आपको चिपका लेगी, एसी करंट आपको चिपका लेगा, प्रत्यावर्ती धारा आपको चिपका लेगी। तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और मत ही ये कोशिश करना टेस्ट करने की, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बस मान लो मेरी बात का, हाँ ऐसा होता है। भाई इंस्टा आईडी का क्या करना है बताइए। बाकी आप धर्मेंद्र भाटिया RWA के नाम से सर्च कर लो, सब मिल जाएगा। हाँ, कुछ कुछ अपडेट्स वगैरह आपको थोड़ी बहुत मिल सकती हैं। चौक क्या है? चौक तो एक इंसुलेटर है, वो लोहे का थोड़ी बना हुआ है। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। हालांकि 90% भाई बहनों को समझ आ गया, जिनको 10 को नहीं समझ आया मैं बता रहा हूँ। देखो, ये पहले तो आप ऐसे मत सोचो, एक दिमाग से बात निकालो कि जब हम लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। इस चीज को दिमाग से निकाल के रखो। अब सुनो, अगर सवाल आता है कि प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने करी, 4 साइंटिस्टों के नाम होंगे, आप थेल्स पहचान लोगे। सवाल आता है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक चुंबक नहीं है। चलो मैं आपको सवाल बताता हूँ बगैर थ्योरी के, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी बगैर भी अगर हम फैक्ट याद कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। सवाल आता है कि निम्न में से, देखें इस सवाल का आंसर कौन नहीं कर पाएगा, निम्न में से कौन एक चुंबक नहीं है, निम्न में से कौन एक चुंबक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेट। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने। ए ऑप्शन है भाई एल्यूमिनियम। मैं ये नहीं कह रहा प्राकृतिक या प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, सब तरह के चुंबकों में एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम एक चुंबक बन सकती है? ये तुम डिसाइड कर लो। बी ऑप्शन है निकिल। मेरे हिसाब से तो दोनों ही बन सकती हैं, बाकी तुम देख लो। सी है लोड स्टोन, यानी कि चुंबक पत्थर। और डी मटेरियल है आपका फॉस्फोरस। डी मटेरियल है, ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो रहा है यार, ये सही है, फॉस्फोरस। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर कौन नहीं कर पाएगा, फटाफट से बताओ। क्या आप इस सवाल का आंसर कर पाएंगे कि इनमें से कौन चुंबक पत्थर नहीं है? भाई फाउंडेशन क्लास तो नहीं है बाबू अभी फिजिक्स का कोई भी। सर मैंने इंटर में फिजिक्स लिया था, लेकिन वहाँ से अच्छा आपसे समझ में आता है। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आप मन लगा के ध्यान से पढ़ रहे हैं। आशीष आप पढ़ाएंगे नहीं, हम तो आपको मिस करेंगे भाई आशीष, कोई बात नहीं है। डाउट ग्रुप, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मैं आपसे हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो आप बिल्कुल आंसर करें, बिल्कुल पूछ लिया करना। तो डी देखो, अब मुझे बताओ कि बगैर थ्योरी के आप कौन सा आंसर नहीं कर पा रहे हो। आप दरअसल ये सोचते हो यार इसकी थ्योरी नहीं लिखी तो हमें समझ नहीं आया। नहीं, मैं थ्योरी लिखवाता हूँ जहाँ जरूरत है, जहाँ थ्योरी की जरूरत नहीं है वहाँ हम फैक्ट के साथ आगे बढ़ जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। आप कभी मेरे कंटेंट पे ये शक मत करना कि इससे कुछ बने ना बने, जितना लिखवा रहा हूँ उतने से काम चल जाएगा आपका। सबको पता है भाई फॉस्फोरस है। अब देखो, अगर तुम नहीं पढ़ के जाते तो मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में ये आता है यार पत्थर चुंबक कैसे हो सकता है, तो आपको लगता है कि ये एक चुंबक नहीं है, जबकि आपको पता है ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब तो यही बचा ना, आपको नहीं भी पता तो फिर भी आप यही कह दोगे क्योंकि आप इन तीनों में श्योर हो। देखो अगला सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि बताओ पृथ्वी पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया। ऐसे लंबा चौड़ा सवाल आएगा कि अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म का गुण है, ये बात किसने बताई। ऑप्शन होंगे न्यूटन, ऑप्शन होंगे आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, ऑप्शन होंगे जूल, ये साइंटिस्ट हैं सब। डी ऑप्शन होगा आपका गिलबर्ट, सर गिलबर्ट। बताओ भाई,
आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? जरा बताओ आप में से कौन भैया इसका आंसर नहीं कर सकते हैं? इतना इजी आएगा क्या? अरे भैया इजी नहीं है। अभी जब पहली बात तो अभी तुमने पढ़ लिया है, और 2 दिन बाद ना जब इसको भूल जाओगे तब मैं पूछूंगा इजी है मुश्किल है। देखो, मैंने क्या कहा था शुरू में, तुम्हारे स्तर पे विज्ञान में का उद्देश्य तुम्हें वैज्ञानिक बनाना नहीं है। तुम्हारे स्तर पे जो विज्ञान है वो सिर्फ इतना है कि याद रख सको तुम। अभी तो एक चीज पढ़ रहे हो तुरंत आंसर याद कर ले रहे हो। अभी जब 10 दिन बाद सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना, पूरी जीएस के सब्जेक्ट, पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी हिंदी या इंग्लिश, तब मैं पूछूंगा कि याद हैं चीजें? पक्का भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। तो चैलेंज मेन ये है ही नहीं कि ये आसान आएगा मुश्किल आएगा, आसान ही आएगा अगर आपको समझ आ रहा है तो। और समझना कुछ है ही नहीं, फैक्ट है, याद रखने हैं। मुश्किल है याद रखना। चैलेंज आपके स्तर पे सिर्फ याद रखना है। बाकी कभी ये मत घबराना कि सवाल कोई बहुत तोप आ जाएगा, ये आ जाएगा। सब कर लेंगे यार कि हाँ जी गिलबर्ट साहब ने बताया था, बताओ क्या समझ नहीं आता है। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार इसको समझाई देता हूँ, इसके बारे में फिर से समझाई देता हूँ। मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा भी है कि देखिए, ऑरस्टेड साहब ने क्या किया था, एक तार लिया, सिंपल कॉपर का तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित कराई, और उन्होंने देखा कि ये अपने आसपास रखी लोहे की वस्तुओं को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसके अंदर चुंबक का गुण आ चुका है। फिर इसके अंदर से धारा हटा ली। जब धारा हटा ली तो इसने लोहे की वस्तुओं को खींचना बंद कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर से चुंबक का गुण चला गया। तो सीधी सीधी बात, तुम भी उनकी जगह होते, तुम भी कह देते कि अगर किसी चालक में धारा बह रही है, करंट तुम फ्लो कराओगे, करंट कहाँ से फ्लो कराओगे? बिजली के तार लगा दोगे, तो भाई इसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। सिर्फ इतना सा सवाल बनेगा। अब एक सवाल और बनता है यहाँ से। क्या सवाल बनता है? देखिए, एक सवाल बनता है कि चलो ठीक है, चुंबक का गुण आ गया, लेकिन इसकी दिशा कौन से नियम से ज्ञात करते हैं हम? तो देखो, जब भी किसी चालक में, ध्यान से देखना, अब जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात आती है कि चुंबक जो बनी है वो ऐसे करके बनी है, मतलब इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर जा रही है। तो तुम्हारे दिमाग में जब भी चुंबक की दिशा के बारे में बात होती है तो किसका नाम आता है? फ्लेमिंग का। भैया फ्लेमिंग के रूल नहीं, हेडिंग के साथ रटना है बस, आपको याद करना है लेकिन हेडिंग के साथ। तो यहाँ फ्लेमिंग साहब का कोई नाम नहीं है। याद रखना कि जब भी किसी चालक में, किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने की वजह से, अगर इसमें आप एक धारा प्रवाहित करते हो, अगर आप एक करंट फ्लो कराते हो और धारा के कारण चुंबक बनती है, अगर धारा के कारण चुंबक बनती है, तो इस चुंबक की जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो मैक्सवेल साहब के सीधे हाथ के नियम से बताई जाती है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। भैया क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि तार में अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो उसकी दिशा हम फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात नहीं करेंगे, मैक्सवेल के नियम से ज्ञात करेंगे। और वो भी मैक्सवेल के कौन से हाथ के अंगूठे के नियम से? आप कहोगे मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे, सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से। मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है, इससे आप इसकी दिशा ज्ञात करोगे। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है? देखो, ये मत सोचना कि ये नियम क्या होता है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, मेरा वादा है। आपसे सिर्फ, आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि फ्लेमिंग है या मैक्सवेल है। तो याद रखना कि फ्लेमिंग यहाँ नहीं आते। फ्लेमिंग में बता दे रहा हूँ कहाँ आते हैं, वो जनरेटर मोटर में आते हैं। तो जनरेटर मोटर तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया। जरा बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ गया। मोटर में एलिमेंट क्यों होता है? भाई बाबू, मैं कह रहा हूँ धर्मवीर जी कि हम अपने टॉपिक से हट के कोई जवाब नहीं दे सकते। ऐसे पूछने को तो 100 बातें हैं। आईटीआई करना चाहता हूँ, किससे करूँ? भाई गोपाल, गवर्नमेंट आईटीआई से कर लेना, बड़े आराम से हो जाएगी। उसके फॉर्म वैसे तो निकल चुके हैं, अब तो अगली साल ही कर पाओगे। किसी ने आईटीआई करी हो तो पूछ लेना, फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भर देना, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। किसी प्राइवेट से कर लीजिए अगर आपको है कि इसी साल करनी है। तो जरा बताएंगे कि हाँ इतना नोट हो गया और कोई दिक्कत हमें नहीं है।
हाँ जी बिल्कुल, यश हम पढ़ेंगे अभी मोटर क्या होती है, क्या काम करती है। ठीक है, चलो भाई, सबको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जो चुंबक का चैप्टर है उसमें इतना पढ़ने के अलावा, हालांकि यहाँ बहुत सारे फैक्ट हमारे तैयार हो जाते हैं, इतना पढ़ने के अलावा सिर्फ आपको दो चीज पढ़नी है चुंबक के चैप्टर में। मैं चुंबक वाले चैप्टर को दो सेगमेंट में बांटता हूँ। एक सेगमेंट तो ये हो गया, इसके लिए मैंने कहा था कि मुझे कम से कम आधा घंटा तो चाहिए, तो एग्जैक्टली आधा घंटा हमें लग गया। अब कोशिश करते हैं अगले आधा घंटा में अगले सेगमेंट को निपटाते हैं, और वो सेगमेंट है जनरेटर और मोटर। तो इस चैप्टर से सिर्फ आपसे दो चीजें और पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो देखो, एक तो है आपका जनरेटर, जनरेटर को हम लोग बोलते हैं जनित्र, और दूसरी चीज है आपकी मोटर। मोटर तो सबने देखी है भाई, पंखे को घुमा रही है आपके पानी उठाने वाली मोटर भी आपने देखी होगी, ढेरों तरह की मोटर हैं। जनरेटर भी सबने देखे हैं, बिजली बनाता है बढ़िया तरीके से आराम से। तो क्या करते हैं जनरेटर या मोटर? देखिए मैं आपको जनरेटर दिखाता हूँ भैया जी, इसमें से मॉडल उठाना जनरेटर का। मैं आपको आज बिजली बना के दिखाता हूँ क्लास में ही कि कैसे बिजली बनती है। देखिए ये नीचे वाला उठाओ, जनरेटर का मॉडल ये। यही सही है। देखो ये है मेरे पास एक जनरेटर का मॉडल, ठीक है। अब जनरेटर क्या काम करता है, तो आप अपने घरों में लगे हुए जनरेटर में देखते होंगे कि वो आपको आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, विद्युत ऊर्जा देता है, यही मिलती है। और कौन सी ऊर्जा लेता है, तो आप रट लेते हैं कि भैया ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यांत्रिक को कहाँ बदल रहा है? आप तो उसमें तेल डाल रहे हैं भाई, डीजल डाल रहे हैं ना, डीजल से चल रहा हो या सीएनजी से या एलपीजी से चल रहा हो, यांत्रिक ऊर्जा कहाँ दे रहे हैं आप? है किसी के पास जवाब? तब तक मैं लिख देता हूँ। बात तो यही सही है कि जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि कौन सी यांत्रिक ऊर्जा है? क्या आप यांत्रिक ऊर्जा का मतलब भी जानते हैं? क्या आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? भैया जो आप ईंधन उसमें डाल रहे हो ना, डीजल, वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, वो तो केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल थोड़ी है। आप बताओ कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है? कौन सी मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं? मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि वहां से आपके डाउट क्लियर होंगे। तो आप रट लेते हो कि ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। सर चुंबक लिख दिया आपने, फिर करंट लिख दिया, भाई कौन सी बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कहाँ कह रहे हैं, एक बार बता दो जरा, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो। आपने चुंबक लिख दिया, करंट लिख दिया, तो दोनों, अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये तो दोनों बातें जरूरी हैं। और देखो मैंने ये बात यहाँ लिख तो दी है, अगर आप चाहते हैं कि चुंबक लिख दिया, करंट लिख दिया, अगर मैं इस पूरी बात को एज इट इज यहाँ कॉपी करूँ तो उसका तो क्या ही लाभ है, फिर तो आपके नोट्स इतने मोटे बन जाएंगे। मैंने लिख तो दिया कि ऑरस्टेड ने बताया किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में चुंबक का गुण आ जाता है। तो यही तो बात मैंने कही है कि धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो इस बात को यहाँ एज इट इज लिख लो, वैसे उस बात की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुरंत ही समझाइए तो फिर आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो है आपके पास कोई जवाब? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा सुनो, कैसे देखो यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनती है। आप सभी ने जनरेटर देखा होगा, ले लेते हैं एक जनरेटर का मॉडल, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आज केवल हमें जनरेटर मोटर ही पढ़ना है, और जनरेटर को ऐसे पढ़ें कि अच्छे से समझ में आए। जनरेटर, मैं एक्चुअल देख लेता हूँ, एक्चुअल वाले जनरेटर। तो बहुत सारे तरह के मार्केट में जनरेटर होते हैं, मैं वो ले लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये तो सब उस टाइप के जनरेटर आ रहे हैं जिनमें हम अंदर नहीं देख सकते हैं, एक्चुअल हटाए देते हैं इसमें। जनरेटर, आओ जरा एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ। हाँ ये आ गया, ये हमें सबसे बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे जनरेटर से तो पाला पड़ता है हमारा। आजा भाई, ये कहाँ शेयर करवा रहा है इसको, चलो इसी से देख लेते हैं ऐसे बड़ा करके। एक सेकंड, अरे ये तो खुल ही नहीं रहा हरीश। हाँ चलो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, देखो हमारे घर में ये जनरेटर होता है ना। अब इस जनरेटर से कैसे काम लेते हैं हम? यहाँ हम इसमें फ्यूल डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, डीजल डाल देते हैं। अब देखो ये डीजल जलता है, ये इंजन सेक्शन है मेन, यहाँ डीजल जलता है
और जलने के बाद वो इस शाफ्ट को घुमाता है। ये जो शाफ्ट है यहाँ जो लगी हुई है, जिसमें आप हत्ता फंसा के घुमाते हो, ये शाफ्ट पूरी पार होती है यहाँ तक पार होती है ये पूरी, और मेन काम है इस शाफ्ट को घुमाना बस। अब चाहे तुम डीजल लगा के घुमाओ, चाहे तुम हत्थे की मदद से घुमाओ, चाहे तुमने देखा हो कि टरबाइन से बिजली बनती है भाई, बांध से बिजली बनती है। कैसे बिजली बनती है बांध से? तो बांध में हम क्या करते हैं कि हम डीजल नहीं डालते हैं, इंजन नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं इस शाफ्ट पर एक टरबाइन लगा देते हैं और टरबाइन पे पानी आके पड़ता है। आपने देखा होगा पवन चक्की कैसे ऊर्जा बनाती है। तो पवन चक्की में हम क्या करते हैं कि उस घूमने वाली चक्की से इसकी शाफ्ट को जोड़ देते हैं। ये चक्की घूमती है, इसकी शाफ्ट घूमती है और यहाँ से बिजली बनती रहती है। तो मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है कि इसको इसको हमें बस घुमाना है। चाहे तुम डीजल डाल के घुमाओ, चाहे तुम पवन चक्की की मदद से घुमाओ, चाहे तुम टरबाइन की मदद से घुमाओ, चाहे तुम सोलर एनर्जी की मदद से घुमाओ, चाहे तुम्हें जैसे घुमाना हो। तो घुमाने वाली जो एनर्जी होती है ना, ये यांत्रिक एनर्जी होती है, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जरा ये देख लें कि एक बार इसमें क्या क्या लगा होता है और इसके काम करने का तरीका क्या होता है। पहले आप समझ लो, फिर मैं सारी बातों को लिख दूंगा। मैं अभी आपको बिजली बना के दिखाऊंगा इस मॉडल की मदद से। अब देखिए जी, भाई मेन चीज क्या है? मेन चीज है शाफ्ट। ये शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है ये वाली, यही तो आर पार निकली होती है। और अगर आप इसमें अंदर जाएंगे ना, जनरेटर में अंदर जाएंगे, तो ये जनरेटर में दो लगी होती है चुंबक। कहाँ पे चुंबक लगी होती हैं? यहाँ। देखो ये हिस्सा केवल जनरेटर है, ये हिस्सा केवल जनरेटर है। एक सेकंड रुको, ये हिस्सा केवल जनरेटर है, इतना मेरे लिए ये हिस्सा बस जनरेटर है। ये तो बाकी इसको घुमाने का जुगाड़ है। यहाँ लगी होती हैं दो चुंबक। इसमें कहाँ चुंबक लगी हुई हैं? ये देखिए, अगर आपको ये रेड कलर की जो ये स्लॉट लगी हुई है, इसके अंदर काले कलर की चुंबक नजर आ रही हो, ये चुंबक लगी हुई है। ये काले कलर की यहाँ दो चुंबक लगी हुई है इसमें अंदर। अच्छा, उन चुंबकों के बीच में से गुजरती है ये वाली शाफ्ट। यहाँ पर ये शाफ्ट बिल्कुल यहाँ इनके बीच में से गुजर रही है, और यहाँ इस शाफ्ट पर बहुत सारा कॉपर का तार लिपटा होता है। जैसे देखो यहाँ लिपटा हुआ होगा, आपको दिख रहा है ये येलो येलो कलर का कॉपर का तार। इस शाफ्ट पे बहुत सारा ये येलो कलर का कॉपर का तार लिपटा हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ आपको कितना करना है, क्या करना है, क्या कैसे बिजली बनती है, ये समझ गए आप? कितनी आसान सी बात है भाई। क्या क्या लगा होता है? एक शाफ्ट जा रही होती है, शाफ्ट को तुम देहाती भाषा में कहते हो सापट, कि भैया सापट टूट गई। वो शाफ्ट होती है दरअसल। ये शाफ्ट है लोहे की, ये दो चुंबकों के बीच में से जा रही होती है, और इस पर लगा हुआ होता है बहुत सारा कॉपर का तार। कॉपर का तार लिपटा हुआ है यहाँ। अब एक साइंटिस्ट हैं फैराडे साहब। फैराडे साहब ने दो चार पास खड़े लोगों को पूछा कि बिजली आ रही है घर? उन्होंने कहा जी बिजली की बहुत समस्या, बिजली तो आ गई ना। उन्होंने कही बिजली बनानी सिखा दूं? उन्होंने कही बताओ जी कैसे बनाएंगे? उन्होंने कही यहाँ आओ। उन्होंने कहा कि देखो चुंबक ले लो, एक शाफ्ट इसके बीच में से निकालो, शाफ्ट का मतलब लोहे की रॉड, और इस लोहे की रॉड पे लपेट लो कॉपर का तार। उन्होंने कहा जी लो, लपेट दिया मैंने। अब उन्होंने कहा कि देखो, सिर्फ बिजली बनाने का सिद्धांत कितना सा होता है कि अगर तुम इस चालक तार को, जो कॉपर का तार है, इस चालक तार को इस चुंबक के बीच में तेजी से घुमा दो तो बिजली बन जाएगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बन जाएगी? उन्होंने कहा देखो मैं दिखाता हूँ। हरीश बाबू एक हल्की सी ना लाइट बंद कर देना। देखो पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी हुई है ना, इसमें भी देख लो पीछे कहीं कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। आपको फोकस करना है यहाँ, कि जब मैं इसको घुमाऊंगा, देखो मैंने क्या कहा था कि बात है सिर्फ इसको घुमाने की। अब तुम इसको चाहे तो भाई टरबाइन से घुमाओ, चाहे पवन चक्की से घुमाओ, चाहे डीजल डाल के इंजन से घुमाओ, कैसे भी घुमा लो तुम, जैसे तुम्हें घुमाना है। मैं हाथ से घुमाऊंगा, मैं हाथ से बिजली बना के आपको दिखाई दे रहा हूँ। देख लो मेरे पास कहीं कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी, बिजली बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो हरीश बाबू एक बार हल्की सी लाइट डिम
चलो कोई बात नहीं, माइक बंद रह गया था, उसको घुमाने में साउंड का बड़ा इशू रहता, तेज तेज आवाज़ आती, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। चलो मैंने क्या बताया आपको, मैं ये कह रहा था कि आप सभी ने बिजली बनते हुए देख ली होगी। अब जितना हमने सीखा, आओ जरा एक बार उसको लिख लेते हैं। तो आप देखो, इतना पेज थोड़ा खाली छोड़ दो, इतना पेज खाली छोड़ दो, और इतने पेज पे लिखो कि जो जो हमने हिस्से देखे, जो जो पार्ट्स हमने देखे, उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स हमने देखे। अच्छा, मैं जनरेटर के साथ मोटर को लिख के चल रहा हूँ, क्यों? सिर्फ हमें जनरेटर समझना है। जिसको जनरेटर समझ में आ गया, उसको मोटर अपने आप ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि मोटर और जनरेटर कुछ अलग नहीं है। जनरेटर समझो, मोटर अपने आप समझ में आ जाएगी। पार्ट्स इनके कॉमन होते हैं, एक ही जैसे हिस्से होते हैं। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ आ रही है क्या? आपको समझ में आया? बस ये बता दो अच्छे से समझ आया जनरेटर का वर्किंग, और फिर मैं मान लूंगा खुद ही आपको हाँ आवाज़ आ गई है। एक बार कंफर्म कर दो पहले, आवाज़ समझ में आ रही है? और इतना समझ में आ गया था जितना मैंने कहा था, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, बीच में माइक बंद रह गया था, सॉरी उसके लिए। चलो, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, ऑनलाइन बुकिंग कर लेना। ये लगभग 700 750 रुपये का मिलता है। या खुद भी बनाना चाहो, वैसे खुद पे बहुत मुश्किल हो जाती है अरेंजमेंट बनाना, 700 750 रुपये का आता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छा, सभी को समझ आ गया। अब देखिए पार्ट्स क्या क्या हैं। अब शायद आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो लगी होती है एक चुंबक, क्या आप मेरी बात से एग्री हो? हाँ जी, एग्री हैं। दूसरी लगी होती है एक शाफ्ट, जिसे तुम देहाती भाषा में साफट कहते हो। ये सॉफ्ट नहीं, शाफ्ट है। तीसरा लगा होता है कॉपर का वायर। बोलो, लगा होता है कॉपर वायर, यानी चालक तार, कॉपर का तार, तांबे का तार, ये भी लगा होता है। ठीक है, यहां तक मेरी समझ में आ गया। इतनी जगह थोड़ी सी छोड़ देना है ना, मैं दो चीज और लिखवाऊंगा यहाँ पे, दो चीज और लिखवाऊंगा, उनको छोड़ देना। अभी इतना समझ में आ गया सबको? बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। अब सुनो एक बात, कि आपने ये भी देखा होगा, आपने नाम सुना होगा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। दो चीज आपने सीखी होंगी, सुनी होंगी। एसी डीसी का बहुत नाम सुना होगा, बहुत आसान बात है, पहले समझो। इस पेज को थोड़ा खाली छोड़ देना, इतनी जगह खाली छोड़ देना पेज पे, 2 पॉइंट के लायक, फिर अगले पॉइंट पे आ जाना। और उसमें पहले ये समझो कि एसी डीसी होता क्या है, तब आपको जनरेटर समझ में आएगा, है ना? तो आप कहोगे एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ये देखिए। और दूसरी चीज होती है आपकी डीसी। डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। अब देखो इनके बारे में ना, अगर आप ये सोचें कि मैं सब कुछ समझना चाहता हूँ, तो फिर हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी 4 साल की, और उसमें से पहली साल में आपको समझ में आएगा जब 2 3 किताब पढ़ लोगे। तो इतना तो मेरे हिसाब से किसी की तमन्ना नहीं होगी, सब चाहते होंगे पेपर में जो सवाल आ जाए उतना बन जाए, बस हमें मारती नहीं बनना है। तो देखो पेपर में सिर्फ क्या सवाल आएगा, पहले आप समझ लो ये होती क्या है। एसी क्या होती है? एसी होती है जो आपकी घर से, घर के बाहर सप्लाई आ रही होगी, गांव के बाहर 11,000 वोल्ट आ रहा होगा, फिर ट्रांसफार्मर रखा होगा, ट्रांसफार्मर से तार आ रहे होंगे बाहर, वो 220 वोल्ट पे आते हैं, फिर आपके घरों में आ रही होगी। तो वो है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होती है? आपके घर के रिमोट में या किसी भी चीज़ में शेल डलते होंगे, वो होती है डीसी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब एसी और डीसी में क्या फ़र्क है? देखो, एसी जो है वो बहुत ताकतवर है, डीसी उतनी ताकतवर नहीं है। जैसे एसी करंट जो है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, आप उससे बड़ी से बड़ी मोटर चला लो, जैसे मेरा तो सीपीयू उसी से चल रहा है, आपका फ़ोन उसी से चार्ज होता होगा, या पंखा उसी से घुमा लो। पंखा घुमाने का एग्जाम्पल ले लो, अगर इतना ही बड़ा पंखा इतनी ही तेज़ी से आप डीसी से घुमाएंगे, तो आपने देखा होगा कि बैटरी वाले पंखे आते हैं वो किस पे ऑपरेट होते हैं? वो डीसी करंट पे ऑपरेट होते हैं। जहां बैटरी लग गई वहां डीसी करंट है, ये मान लो। अब सोचो, एक छोटे से पंखे को घुमाने के लिए भी पूरी बैटरी की आवश्यकता होती है कि नहीं?
और बहुत बड़ा पंखा अगर हमें घुमाना पड़ जाए तो बहुत सारा डीसी करंट देना पड़ेगा। डीसी करंट एसी करंट से जनरली कम ताकतवर होता है, लेकिन अगर चिपका लिया तो मार ज़्यादा मारता है डीसी करंट। डीसी करंट ताकतवर नहीं होता लेकिन मार ज़्यादा मारता है। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं आते हैं, मैं तो बस ये समझाना चाह रहा हूँ एसी डीसी क्या होता है। अब देखो ये तो बात हो गई भैया समझने वाली, लेकिन यहाँ से दरअसल पेपर में नहीं आता कि एसी ये होता है डीसी होता है, ये आप समझ गए। अच्छा, एसी का एक नुकसान है, एसी ताकतवर तो बहुत है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। मैं एसी वो नहीं कह रहा जो ठंडा करती है, वो मत समझना, मैं प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा हूँ। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है आपकी, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ये आपका स्टोर नहीं किया जा सकता। क्या आपने कभी बिजली को स्टोर किया है? नहीं है भैया। हमारे घर में तो इन्वर्टर कर दिए भैया, आप देखो ना, इन्वर्टर बैटरी में डायरेक्ट करंट को स्टोर करता है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर आपको उसको प्रत्यावर्ती धारा में बदल के देता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को ना स्टोर नहीं किया जा सकता, बस इसकी ये समस्या है। और ये तो देखो है स्टोर करने वाला, ये स्टोर हो जाता है, इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए ये ज़्यादा मतलब इसलिए ठीक ठाक चल जाता है, कमज़ोर होने के बावजूद भी चल जाता है। आर्मेचर कुंडली भैया, यह अवस्थी जिसको हम शाफ्ट बोल रहे हैं भैया, आर्मेचर कुंडली है। वो पेपर में चिंता मत करो, ये सब चीज़ें इतनी गहराई में नहीं पूछी जाती हैं। अब देखो पेपर में क्या पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, नो डाउट आप समझ गए। लेकिन पेपर में देखो क्या सवाल बनेगा। पेपर में सवाल बनेगा ऑल्टरनेटिंग करंट से, प्रत्यावर्ती धारा से, कि देखो दो चीज होती है प्रत्यावर्ती धारा में, किसी में भी दो चीज होती है किसी भी राशि में। एक तो होता है परिमाण, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। अब उम्मीद है कि आप परिमाण अच्छे से जानते हैं। परिमाण क्या होता है? उसका संख्यात्मक मान, कि 10 एम्पियर की है, 50 एम्पियर की है, 70 एम्पियर की है, ये परिमाण होता है। और एक चीज होती है उसकी डायरेक्शन। किसी भी राशि में दो दिशाएं होती हैं। तो देखो पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बताइए क्या प्रत्यावर्ती धारा में धारा का परिमाण बदलता है? आप कहोगे हाँ, प्रत्यावर्ती धारा में धारा का परिमाण बदलता है। इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन आप कहोगे बदलती है। ज्यादा गहराई में जाए बगैर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बस इतना याद कर लो कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है उसका परिमाण और दिशा बदलती है। दिष्ट धारा का मतलब है कि ये दोनों नहीं बदलती हैं। ना तो इसका परिमाण बदलता है, ना तो इसका परिमाण बदलता है, नहीं बदलते हैं। ना तो इसका परिमाण बदलेगा और ना ही इसकी दिशा बदलेगी। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीज छोड़ दो, मैंने आपको एसीडीसी प्रैक्टिकली समझा दिया। अब सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो, क्योंकि इसका क्यों समझाने के लिए फिर से वही बात, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो बताएंगे कि हाँ इतना समझ में आ गया। देखो एक कमेंट पंकज फौजी कह रहे हैं, सर मैं राजस्थान से हूँ, बिल्कुल गरीब घर से, क्या मुझे आरडब्ल्यू में काम मिल सकता है ताकि मेरी पढ़ाई जारी रहे? ऐसा बहुत सारे बच्चों की सोच होती है और हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते भी हैं। तो मैं एक बात उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी ये सोचते हैं कि आरडब्ल्यू में काम करने के साथ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो देखो ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसा टीचर्स के पास रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, बिल्कुल भूल जाइए, वो संभव ही नहीं है। बिल्कुल नोट करते रहिए, मैं इनका जवाब दे दे रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है। तो पढ़ाई तो केवल आपके अपने घर पे लाइब्रेरी में बैठ के ही अच्छी हो सकती है। दरअसल हमारे पास तो ऐसी हालत हो चुकी है कि भाई स्टाफ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसको रखने में ही बड़ी समस्याएं आ रही हैं। एक एक कमरे में 8-8 लोग रह रहे हैं अभी यहाँ स्टाफ मेंबर्स। तो सोचो 8 लोगों में आप कैसे अपनी पढ़ाई कर पाओगे? शाम को सब थके आ रहे आते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, कोई फ़ोन पे बातचीत कर रहा है, आप कैसे उनके बीच में पढ़ाई कर लोगे? तो ये बात भूल जाइए। देखो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेकार है, मेरी भी ऐसी स्थितियाँ थी, मैं ग्रेजुएशन के बाद से जितनी भी मैंने सारी तैयारी की सेल्फ डिपेंडेंट होके की, घर से एक पैसा नहीं लिया। चाहे मैं कहीं मध्य प्रदेश पेपर देने गया, चाहे राजस्थान पेपर देने गया, मैंने कभी घर वालों से पैसे नहीं मांगे, उल्टा ज़रूरत पड़ने पे उनको दिए। सबसे अच्छा तरीका होता है ट्यूशन पढ़ा लो। ज़्यादा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, 1-2 बैच ट्यूशन के पकड़ लो। कोई छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठ जाओ, 5वीं क्लास तक के 8वीं क्लास तक के बच्चों को तो सब पढ़ा लोगे। 2-2 3-3 4-4 बच्चों को लेके बैठ जाओ। 200-150 रुपये गाँव में, 300 रुपये 400 रुपये सब दे लेते हैं। आप उनसे 4-5 हज़ार रुपये कमा लोगे। उतने तक ही रखो, 2 घंटे का ही उनको पढ़ाना रखो, ज़्यादा रखो मत, लालच में पढ़ो मत। सबसे अच्छा तरीका होता है। और पैसा कमा के कोई बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है अभी। अभी तो सिर्फ ये है कि हमारा काम चल जाए। ये सबसे आसान तरीका है अपना खर्चा स्वयं चलाने का। 5-6-7 बच्चों से मतलब 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा की सोच रखो मत। सिर्फ इतना रखो कि मेरा खर्चा चल जाए, घर वालों को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो जरा बताएंगे कि हाँ भैया मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। अब देखो, चाहे आप जनरेटर उठाओ, चाहे आप मोटर उठाओ, कुछ
एसी से भी चलते हैं, कुछ डीसी से भी चलते हैं, यानी बिजली से भी चलने वाले होते हैं और बैटरी से भी चलने वाले होते हैं। तो मोटर भी ऐसे ही होती हैं। अब देखो मोटर के भी यही पार्ट्स होते हैं, मोटर के भी हिस्से यही होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। सिर्फ इतना फर्क है, अगर आपसे पूछे एसी जनरेटर या मोटर, एसी जनरेटर या मोटर, या आपसे पूछ सकता है कि बताओ अगर आपका जो जनरेटर है या मोटर है ये डीसी है तो इसमें क्या लगा होता है। देखो दो चीजें होती हैं, इनको सीधा सीधा याद रखना, ज्यादा गहराई में नहीं चलेंगे हम। एसी में लगा होता है आपका स्लिप रिंग, दो नाम याद रख लेना, स्लिप रिंग यानी कि सर्पी वलय, और डीसी में लगा होता है आपका स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय, विभक्त वलय। और विभक्त वलय को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, दिक् सूचक, सॉरी दिक् परिवर्तक, जो दिशा का परिवर्तन करता है। पेपर में कैसे सवाल आएगा कि एसी जनरेटर में क्या लगा होता है, एसी जनरेटर में क्या लगा होता है, स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग। तो आप कहोगे एसी में स्लिप और डीसी में स्प्लिट, ये लगा होता है, सीधा सीधा याद रख लो। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये इतना समझ में आ गया। प्रवीण इससे एडवांस नहीं आएगा, निश्चिंत रहो, परेशान मत हो। ठीक है भैया जी। अब देखो सारे के सारे हिस्से मोटर के भी यही होते हैं, जो जनरेटर के होते हैं वही मोटर के होते हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें मोटर के लिए भी लिखी। अब इस खाली पेज पे आ जाओ और मोटर क्या काम करती है ये लिख लो। तो मोटर को हम कौन सी ऊर्जा देते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इसके तार हम बोर्ड में लगाते हैं और बदले में हमें कौन सी ऊर्जा मिल जाती है। आप कहोगे भैया जी हमें पानी उठा देती है या मोटर पंखा घुमा देती है, ये सब कौन सी ऊर्जाएं हैं, ये सब यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। ये मोटर की बात हो गई, यही मोटर के हिस्से होते हैं और मोटर का काम करने का तरीका बिल्कुल इसी के जैसा है, सिर्फ इसकी ये उल्टी है। तो क्या पूछा जाएगा, एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, एक सवाल यहाँ से बन सकता है और एक सवाल आपका यहाँ से बन सकता है। तो ये हो गई आपकी मोटर और जनरेटर। एक सवाल और कहाँ से बन सकता है, दिशा से संबंधित। ये बताओ, एक सवाल बन सकता है दिशा से संबंधित, यानी कि डायरेक्शन से संबंधित। आपसे सवाल आएगा कि बताओ मोटर की डायरेक्शन, मोटर की डायरेक्शन किस नियम से ज्ञात करी जाती है और जनरेटर के घूमने की डायरेक्शन किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो याद रखना कि फ्लेमिंग साहब के नियम यहाँ इस्तेमाल में लाए जाते हैं। देखो फ्लेमिंग साहब के नियम इस्तेमाल होते हैं कौन कौन से, आप याद रखो। मोटर के लिए फ्लेमिंग साहब का, ये फ्लेमिंग के नियम है ना, किसके नियम है, फ्लेमिंग के। फ्लेमिंग्स में खाली स्थान छोड़ रहा हूं, हैंड रूल समझ जाएंगे आप, मैं बताऊंगा कैसे समझना है उसको। इसको यहां लिख लेते हैं, फ्लेमिंग्स हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग का डैश हाथ का नियम। अब इसमें हमें यह भरना है कि राइट या लेफ्ट सिर्फ। तो देखो मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, लेफ्ट का मतलब बाएं हाथ का नियम, और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल यूज होता है, यानी कि दाएं हाथ का नियम। अब भैया इसको याद कैसे रखें, देखो ट्रिक है एक, अल्फाबेट में एल और एम एक साथ आते हैं, ठीक है भाई, दो ही बातें हो सकती हैं, लेफ्ट या राइट, यही तो होता है लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट के लिए एल के लिए एम, दोनों अल्फाबेट एक साथ आते हैं, फिर कौन बचा राइट, तो राइट किसके लिए है, जनरेटर के लिए। तो यहाँ खाली स्थान में ये लेफ्ट या राइट आ जाएगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, 4-5 पॉइंट और एसी डीसी को एक बार समझा देता हूँ। बाकी पहले आप इतना देखेंगे, कोई बात नहीं, उसको लिख लेना मोटर वाले को, पहले उसकी जगह छोड़ के इसको लिख लो, फिर मैं मोटर वाले को नोट करने के लिए समय दे देता हूँ आपको। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई फ्लेमिंग के नियम पहली बात तो मोटर जनरेटर के लिए यूज होते हैं, कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। आगे देखो एसी डीसी में सिर्फ इतना याद रखो, आपसे सवाल आए कि परिमाण और दिशा किस में बदलते हैं, आप याद रखो एसी हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, इसमें नहीं बदलते हैं वो है दिष्ट धारा, डीसी करंट। याद हो जाएगा, समझना छोड़ ही दो कि मुझे समझ में आया नहीं आया, याद रख लो इसको, डायरेक्टली याद रख लो। भाई 1955 में बाबर मरा, आपने याद रख लिया, बिल्कुल इसको ऐसे ही याद रख लो। इसमें हमें सोचना ही नहीं कि बाबर क्यों मरा,
जिंदा होता तो क्या होता, नहीं सोचना, केवल हो गया हो गया। उसके बाद देखो 4 और 5 पॉइंट में आपको डायरेक्टली याद रखना है। सवाल आएगा कि बताइए एसी जनरेटर या एसी मोटर में क्या लगा होता है, स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग? आप कहोगे भैया जी स्लिप रिंग लगा होता है। डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में क्या लगा होता है? आप कहोगे जी स्प्लिट रिंग लगा होता है। यानी कि स्प्लिट रिंग को हिंदी में बोलते हैं विभक्त वाले। सीधा सीधा आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा। समझ में आने से ज़्यादा आपके स्तर पे चीज़ों को याद रखना है। आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से इन सब कुछ चीज़ों को समझा होगा, याद रखा होगा और इन्जॉय भी आपने खूब किया होगा। लेकिन ये बढ़िया रहा कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया हमने आज, बट पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अब कल हम लोग शुरू करेंगे आपके पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत मुश्किल से आपको कभी समझ में आया होगा, बट मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह से हमने फिजिक्स को सीखा है, मैं अंत भी उसी तरीके से करूँगा फिजिक्स का। उस चैप्टर को, लेंस वाले चैप्टर को, मिरर वाले चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से हम सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए, अरे भैया प्रवीण, मैं तो एग्जांपल देता हूँ यार कि वो 1955 में मरा था नहीं मरा था, मैं तो जस्ट एग्जांपल देता हूँ, इतना दिल से क्यों लगाते हो चीज़ों को। चलिए कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।